अब स्टेबिलिटी में हमारे पास में क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक एक्सटर्नली हो सकता है, एक इंटरनली हो सकता है, दो ही तरीके से स्टेबल हो सकता है। एक्सटर्नल वाला जो होता है वो भी दो पार्ट्स में जाता है, लाइक ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी एंड देन स्टैटिक स्टेबिलिटी, ये दो हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो है, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल स्टेबल स्ट्रक्चर है उसके पास क्या चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ है उसके पास नहीं हुई तो फिर वो एक्सटर्नली क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में मिनिमम 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस होनी चाहिए, मिनिमम 3 होनी चाहिए। ठीक, ये मिनिमम 3 अभी कोई भी हो सकते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। उसके बाद में नॉन पैरेलल रिएक्शंस होनी चाहिए, जो रिएक्शंस है वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज करो 3 रिएक्शंस तो हैं ये इस तरीके से, लेकिन तीनों पैरेलल है, तो फिर नहीं है हमारा स्टेबल। ठीक, नेक्स्ट नॉन कॉन्करेंट रिएक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, नॉन क्या होनी चाहिए, कॉन्करेंट रिएक्शंस होनी चाहिए। उसके बाद में नॉन ट्रिवल रिएक्शंस होनी चाहिए। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवल का मतलब होता है, देखो ट्रिवल जॉइंट्स होते हैं स्प्रिंग टाइप जॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नॉन ट्रिवल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, नॉन ट्रिवल रिएक्शंस का मतलब हो जाता है हमारे जो ट्रिवल जॉइंट्स होते हैं उनकी वजह से आने वाली रिएक्शंस। ट्रिवल जॉइंट्स यानी कि हमारे तरीके से स्प्रिंग जॉइंट्स जो हैं। ठीक, इसके बाद में हमें देखना है ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी। अभी हमने देखा है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में, इस एक्सटर्नल स्टेबिलिटी में हमारा है ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी या फिर ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो हम यहाँ पे कंडीशंस मान करके चल रहे हैं, अगर वो फॉलो हो गई तो फिर ज्योमेट्रिकली स्टेबल है, देन अगर फॉलो नहीं हुई तो फिर वो ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल है। तो मिनिमम 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस होने चाहिए। ठीक, minimum 3 number of reactions are acting, then also if the structure is unstable then it is called geometric unstable। तो 3 रिएक्शंस तो हमारी होनी चाहिए, लेकिन अगर 3 रिएक्शंस होने के बाद भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है तो वो ज्योमेट्रिक अनस्टेबल होगा, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3 रिएक्शंस हैं लेकिन तीनों क्या है, पैरेलल है। मिनिमम 3 सपोर्ट रिएक्शंस आर अवेलेबल, स्टिल इट्स अनस्टेबल बिकॉज दीज 3 रिएक्शंस आर पैरेलल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक ये है हमारे पास में 3 रिएक्शंस हैं, काउंट करो तो 3 रिएक्शंस हैं, लेकिन क्या है ये एक ही पॉइंट से पास हो रही है, क्या है, कॉन्करेंट है, तो इसी वजह से ये फिर से अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टैटिक अनस्टेबिलिटी। अब इसमें कौन सा है, देखो ज्योमेट्रिक अनस्टेबिलिटी हमने देख लिया, अब हम स्टैटिक अनस्टेबिलिटी को देखेंगे। तो स्टैटिक अनस्टेबिलिटी कब होता है, जब हमारे ds की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। तो इसको याद रखना, जैसे ही हमारे ds की वैल्यू लेस देन 0 तो फिर वो स्टैटिक अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल होगा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि अगर हमारे रिएक्शंस जो हैं वो कम रह जाते हैं, यानी कि 3 से कम अगर हमारे रिएक्शंस होते हैं तो फिर वो स्टैटिक अनस्टेबिलिटी हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा अनस्टेबिलिटी है यानी कि स्टैटिक अनस्टेबिलिटी है वो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिला के होता है। ठीक, इंटरनल वाला हमारे पास में यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, अब देख लो आगे, वेन एवर द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज नेगेटिव, जब भी हमारा स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होता है, नेगेटिव होता है, एक मैकेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होने वाला है, अनस्टेबल होने वाला है या फिर फेल होने वाला है। मैकेनिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे DSI जो है वो 0 क्यों हुआ, DSI यहाँ पे 0 इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे कोई भी लूप नहीं बन रहा है। तो जो इस तरह का होता है लाइक बीम्स वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, DSI हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो इंटरनल स्टेबिलिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो इंटरनल स्टेबिलिटी अभी दूसरा वाला है यहाँ पे, अभी हमने क्या देखा था, ये देख लो, अभी दिखाता हूँ। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हमने देख लिया है, अब हम क्या देख रहे हैं, इंटरनल स्टेबिलिटी को हम देख रहे हैं। तो इंटरनल स्टेबिलिटी में क्या है कि इंटरनल स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है, नाम जैसे कि बता रहा है। अभी क्या होता है देख लो यहाँ पे, इट डील्स विद स्टेबिलिटी विद इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट होती है मेंबर में। ठीक है, कब, जब हमारे मेंबर फोर्सेज वहाँ पे नहीं होते हैं। इसको देख लेते हैं एक बार, अच्छे से बताता हूँ। अब हम सबको पता है कि मेंबर्स के अंदर क्या होते हैं, मेंबर फोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे ये देखो, सपोज ये आपका क्या है, ट्रस वाला है, पिन जॉइंटेड का है, 2D केस हो या फिर 3D केस हो, इसमें एक ही होता है, वो क्या होता है, एक्सियल फोर्स होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो रिजिड स्ट्रक्चर्स में 2D में कितने होते हैं हमारे पास में, 3 मेंबर फोर्सेज होते हैं, 3D में हमारे पास में 6 होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये चीज़ कह रहा है कि अगर हमारे ये जो इंटरनल फोर्सेज हैं जितने भी होने चाहिए, अगर ये नहीं है उसके अंदर, कम हो जाते हैं, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इंटरनली फेल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लो, ये आप लोगों के सामने DSE इक्वल टू 0 हो गया है, तो एक्सटर्नली तो स्टेबल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, DSI इंटरनली देखो 3C माइनस R, ये वाला आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो -1 है। -1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो गई, रिलीज हो गई है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एक हिंज था, इंटरनल हिंज था। उस इंटरनल हिंज की वजह से क्या होगा, एक रिएक्शन रिलीज हो गया, तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो स्टेबिलिटी है वो -1 आया, इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो -1 आया। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, सिंस DS इज -1 हेयर द अनस्टेबिलिटी इज नॉट कॉल्ड स्टैटिक अनस्टेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ और,
ये तो आगे की चीज़ आ गई है, इसको भी मैं रुक के बताता हूँ। पहले तो ये समझ लो सबसे पहले तो कि इंटरनल स्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि वो रिएक्शन रिलीज होगी। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो। तो इंटरनली जितनी हमारी रिएक्शंस होनी चाहिए उनसे अगर कम हो जाते तो फिर इंटरनली अनस्टेबल है। अब ये जो आगे यहाँ पे बता रहा है, ये एक तरीके से एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाल करके दिखा रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं? देखो यहाँ पे डी की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। डी की टोटल वैल्यू क्या है, -1 है। अब ज़रा समझो, यहाँ पे ऊपर मैंने क्या बताया था, ये देखो स्टैटिक अनस्टेबिलिटी में डी का वैल्यू जो था <0 था, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाता था, स्टैटिक अनस्टेबिलिटी हो जाता था। अब यहाँ देखो, और स्टैटिक अनस्टेबिलिटी किसका पार्ट था, अगर आप लोगों को याद हो, स्टैटिक अनस्टेबिलिटी जो है वो हमारा पार्ट था एक्सटर्नल वाले का। ये एक्सटर्नल अनस्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी का पार्ट था। ठीक, दो पार्ट थे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के, कौन कौन से, एक ज्योमेट्रिक और एक हमारा स्टैटिक। ज्योमेट्रिक था, एक हमारा यहाँ पे स्टैटिक था। तो स्टैटिक वाला ये कह रहा था कि डी का वैल्यू जो है वो अगर 0 हो जाता है तो फिर वो स्टैटिक अनस्टेबिलिटी होगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंटरनल वाले में भी हमारा जो डी का वैल्यू है वो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये जो हमारा स्टैटिक अनस्टेबिलिटी हो जा रहा है ना, यानी कि स्टैटिक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हो जा रहा है, तो फिर है क्या रीज़न यहाँ पे? लेकिन ये होता है इंटरनल स्टेबिलिटी है। क्यों? तो देखो, सिंस डी एस इज नेगेटिव हियर, सिंस हमारा डी एस क्या है यहाँ पे नेगेटिव, वो हमें देख पा रहे हैं, तो जो अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे वो स्टैटिक अनस्टेबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी है वो किस वजह से हो रहा है, वो इंटरनल हिंज की वजह से हो रहा है। इंटरनल हिंज यानी कि उसके इंटरनल जो भी चीज़ है उसकी वजह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो रहा है ना। यहाँ पे क्या था, एक्सटर्नली था, लेकिन यहाँ पे इंटरनल हो रहा है, तो इसी वजह से ये डी एस का वैल्यू क्या हुआ, -1 हुआ, और इसी वजह से ये इंटरनल स्टेबिलिटी कहलाएगा, अनस्टेबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो सिग्निफिकेंस हमारा क्या है यहाँ पे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यूज़ पूछेगा। तो डी का वैल्यू अगर यहाँ पे 0 के बराबर है तो फिर वो डिटर्मिनेट और स्टेबल स्ट्रक्चर है, ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो इनडिटर्मिनेट है और स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेस देन 0 है तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। इस चीज़ को समझ लेना, हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा डी एस इक्वल्स टू 0 है तो स्टेबल है और डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट होने का मतलब 3 रिएक्शंस प्रेजेंट है, जितनी हमारी रिएक्शंस होनी चाहिए वो तीनों रिएक्शन प्रेजेंट है। डी एस अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्टेबल है, अच्छी बात है, अब भी कोई नुकसान नहीं है हमारा, अब भी फ़ायदे में। ये और ये दोनों ये हमारे लिए सही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन वो इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट होने का मतलब सपोज करो हमें 3 रिएक्शंस चाहिए थे, लेकिन 3 की बजाय हमारे पास 4 है, यानी कि एक्स्ट्रा रिएक्शंस हो जाते हैं, तो फिर वो इनडिटर्मिनेट हो जाता है। ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों? हमारे पास में 3 मिनिमम होने चाहिए थे, लेकिन 3 नहीं है, सपोज 2 है या फिर 1 ही है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हमें यहाँ पे याद कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी है वो खत्म हो गया है। अब इसके हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे।